हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम सुरक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एसएससी ने बनाई 4 सदस्यीय कमेटी। जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में एक कमेटी का गठन। केंद्र और राज्य की जांच पर लगाई रोक। पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने 11 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। चंडीगढ़ के मोहाली में सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने कहा, आपकी सरकार बनी तो 10 एजेंडे पर करेंगे काम। स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने पर बना संशय। प्रसाद ने कहा, 14 जनवरी को करेंगे सपा में शामिल होने या न होने का खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पंजाब में हुई सुरक्षा में चूक की जांच 5 सदस्यों की कमेटी करेगी। इसकी अगुवाई रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सभी मौजूदा जांच कमेटियों पर रोक भी लगा दी है। बता दें कि पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय दोनों ने मामले की जांच के लिए अपनी अपनी कमेटी बनाई थी। दोनों ने ही एक दूसरे की जांच पर भरोसा नहीं होने की बात कही थी। इस पर कमेटी में जस्टिस इंदु मल्होत्रा, एनआईए डीजी चंडीगढ़ और पंजाब के एडीजीपी शामिल होंगे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल जल्द से जल्द मामले से जुड़े सभी रिकॉर्ड कमेटी के चेयरपर्सन इंदु मल्होत्रा को सौंप दिए जाएं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी इस कमेटी में शामिल हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में समय सीमा तय नहीं की है। कोर्ट ने कहा है कि समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुडुचेरी के 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लिया। तमिलनाडु में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली 11 कॉलेजों का उद्घाटन किया। साथ ही साथ पीएम ने शुरुआत में अपने ओपन एयर थिएटर युक्त एक प्रेक्षागृह पेरुंथ लेबर कामराजर मणि मंडपम का उद्घाटन किया, जिसे लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत से पुडुचेरी सरकार ने निर्मित किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने 25वें राष्ट्रीय युवा समारोह में अपना संबोधन दिया। पीएम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माँ की महान संतान स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर मैं नमन करता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव में उनकी जन्म जयंती और अधिक प्रेरणादायी हो गई है। हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान नफरत फैलाने वाले भाषणों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने भाषण के लिखित हिस्से को कोर्ट को सौंपा और कहा है कि उनकी भाषा ऐसी है जिनको वह पढ़ नहीं सकते। सिब्बल ने कहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और धर्म संसद होने वाली है जिनसे चुनावी माहौल बिगड़ सकता है। फिलहाल कोर्ट ने आने वाले वक्त में होने वाली धर्म संसदों पर रोक नहीं लगाई है। आपको बता दें कि कोर्ट की तरफ से उत्तराखंड की सरकार को इस पर नोटिस जारी जरूर किया गया है। अब इस मामले में सुनवाई 10 दिनों के बाद होगी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने कहा था कि यूपी के विभिन्न जिलों में आने वाले वक्त में कई धर्म संसद होनी है। यहाँ ऊना, दासना और अलीगढ़ का जिक्र किया गया था। कहा था कि इससे चुनावी माहौल गर्म हो सकता है और सिब्बल ने यह भी कहा कि इन पर रोक की मांग की थी। फिलहाल ऐसी धर्म संसदों पर रोक नहीं लगाई गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की बड़ी बैठक होने जा रही है। सपा की ये बैठक लखनऊ सपा कार्यालय में होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सपा नेताओं के अलावा बाकी कोई और दल मौजूद नहीं होंगे। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के लिए ये बैठक बुलाई है, लेकिन बैठक के सबसे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव अपने बेटे आदित्य के साथ अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बैठक में आरएलडी को छोड़कर सपा की सभी सहयोगी दल मौजूद रहेंगी।
यूपी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। इस दौरान यानी चुनाव से पहले सभी पार्टियों की जबरदस्त रैलियां देखने को मिल रही हैं। करोड़ों रुपए की घोषणाएं भी की गई हैं और सभी दलों ने जनता का दिल जीतने के लिए कई लुभावने वादे भी किए हैं। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव जीतने और राज्य में अपनी सत्ता बनाने के लिए पार्टियों ने दूसरे दलों के साथ गठबंधन भी कर लिए हैं। बीजेपी ने निषाद का सहारा लिया है तो सपा ने रालोद से सहारा लिया है। यूपी में अब तक एक और गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है और ये गठबंधन सपा और एनसीपी के बीच देखने को मिलेगा। इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यूपी में एनसीपी और सपा का गठबंधन होना तय है। नवाब मलिक ने कहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला लिया गया था। हमने जो सीटें मांगी हैं उस पर चर्चा की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि आने वाले वक्त में सपा और एनसीपी एक साथ यूपी के चुनाव को लड़ सकती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। इसी के साथ कई पार्टियों द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की जा रही है। वहीं खबरें हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की डीडी हाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस की डीडी हाट सीट में सभी 8 दावेदारों ने हरीश रावत को इस सीट से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि हरीश रावत को डीडी हाट सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के प्रस्ताव को कांग्रेस दावेदारों ने सर्वसम्मति से पास कर प्रदेश के नेतृत्व को भेजा है। गौरतलब है कि डीडी हाट सीट 25 साल से भाजपा के कब्जे में है। इस सीट से भाजपा के बिशन सिंह चूफाल विधायक हैं और सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। वहीं कांग्रेस को लगता है कि इस सीट से हरीश रावत को प्रत्याशी बनाए जाने से इतिहास बदल सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल 4 बार सांसद रहे और भाजपा से मीरापुर के मौजूदा विधायक अवतार सिंह बढ़ाना ने बुधवार को आरएलडी का दामन थाम लिया है। उन्होंने दिल्ली में जयंत चौधरी से मिलकर आरएलडी का दामन थामा है। इस विधानसभा चुनाव में अब जो गुर्जर बहुल इलाके गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने के दूसरे दिन भाजपा के गुर्जर बिरादरी में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 10 फरवरी को बेस्ट यूपी में चुनाव होने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद उनके परिवार की ओर से पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य अशोक ने कहा है कि आज भी ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरे पिता मेरे या मेरी बहन के लिए टिकट चाहते हैं। मेरे पिता और पार्टी तय करेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है या वो मुझे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में चाहते हैं। बेटे और बेटी के लिए पिताजी कभी ना प्रेशर बनाए हैं किसी के ऊपर, बल्कि पार्टी ही 2012 में मुझको विधानसभा का टिकट दी, 2017 में भी विधानसभा का टिकट मुझको दी। आज भी कोई भी ऐसा एक विषय नहीं है जिस पर बेटा और बेटी के लिए माननीय मंत्री जी टिकट मांग रहे हों। आज संगठन की बात है। जो संगठन हमेशा सामाजिक स्तर पे और दलित पिछड़ों के लिए हमेशा काम किया है, आज अगर उसकी उपेक्षा होगी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं परिवर्तन जरूर दिखेगा आपको। अब वो पार्टी तय करेगी, पिताजी तय करेंगे, उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है। अगर पार्टी चाहेगी पार्टी में काम करना तो मैं एक कार्यकर्ता के हिसाब से काम करूँगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला हुआ है। केजरीवाल ने पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। चन्नी सरकार इसे संभाल नहीं पा रही है। मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा। इतने सालों में बादल परिवार और कांग्रेस दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं। ये सिलसिला बंद होगा। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी के कांड, बम ब्लास्ट, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो रही है। आवाज दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे, शांति होगी चारों तरफ, बेअदबी करने वालों को जितनी पुरानी घटनाएं हुई हैं उन सबको इंसाफ दिलाया जाएगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी कि दोबारा कोई
इस तरह से ना कर सके। और किसी भी सुरक्षा हो, चाहे प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, चाहे आम आदमी की सुरक्षा हो, सबको सुरक्षा सही देने की जिम्मेदारी पंजाब सरकार, आने वाली पंजाब। गुजरात में सूरत जिले के मांडवी तालुका के आमली बांध पर हादसा हुआ है। आमली बांध में मजदूर बीच में पहाड़ी से डोंगी में डालकर घास लेने जा रहे थे। इसी बीच नाव पलट जाती है, जिसमें 10 लोग सवार पानी में गिर गए। तत्काल बचाव कार्य चलाने की वजह से 3 श्रमिकों को बचा लिया गया है, जबकि 2 की मौत हो गई है। 5 लोगों की तलाश फिलहाल जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को पूरी घटना की जानकारी दी गई है, जिसके चलते पुलिस भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अब जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। इस दौरान कानपुर जिला प्रशासन ने मंगलवार को नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें जिम और स्विमिंग पूल को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया गया है। साथ ही रेस्टोरेंट और खाने के जोड़ों को भी 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी। ऐसे में संक्रमितों की संख्या 1000 होते ही प्रशासन जिम, स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को बंद कर देगा। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों और संस्थाओं में भी कोविड हेल्थ डेस्क की स्थापना कराई जाएगी। वहीं सरकारी ऑफिसों में रोस्टर के आधार पर 50% कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रोटोकॉल के तहत आज से समस्त जिम्स, वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल्स बंद होंगे, जिसके संबंध में आवश्यक निर्देश संबंधित एसडीएम्स, एसीएम्स और एसीपी और पुलिस क्षेत्र अधिकारी को दिए जा चुके हैं। पुरातत्व विभाग के जो विभिन्न प्रकार के जो पर्यटक स्थल हैं और जो जूस इत्यादि होंगे, वहाँ पे कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना किए जाने होंगे। समस्त धार्मिक स्थलों पर भी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना किए जाने होंगे। जितने भी रेस्टोरेंट्स, होटल्स और ईटिंग जॉइंट्स हैं, वो 50% कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर सकेंगे और वहाँ पर भी थर्मल स्कैनिंग और स्क्रीनिंग के लिए कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना किए जाने होंगे। नाइट कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक होंगे। जितने भी आयोजन और शादी विवाह इत्यादि के लिए बंद स्थानों पर अधिकतम एक समय 100 व्यक्तियों की उपस्थिति एवं खुले स्थानों पर कुल कैपेसिटी के 50% क्षमता के साथ आयोजन की अनुमति होगी। देश इस वक्त कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रहा है, जिसके मुकाबले के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तैयारियां जोरों शोरों पर है। 3 जनवरी से देश में 15 साल के 18 साल के बच्चों को भी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन डोज दी जा रही है। इस कड़ी में लक्षद्वीप ने बड़ा मुकाम हासिल किया है। लक्षद्वीप में 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी पात्र बच्चों का टीकाकरण 100% पूरा हो गया है। इसके साथ ही ये केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर ने 3 जनवरी को बच्चों के वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की थी। लक्षद्वीप के कलेक्टर और सचिव एस असगर अली द्वारा जारी लेटर के अनुसार राज्य में 15 से 18 साल तक के 3492 बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वहीं वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्कूल के साथ साथ हर जगह पर कैंपेन चलाए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश में अब प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। देश में 24 घंटों में 1,94,720 नए कोरोना संक्रमित केसेस पाए गए हैं। 60,182 लोग ठीक हुए हैं और जबकि 442 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव मरीजों की संख्या में 1,33,318 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वक्त 9.48 लाख कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश में एक्टिव केस में भी 1.32 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 9 लाख के पार पहुंचे हैं। वहीं नए संक्रमितों में 25,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले सोमवार को 1.69 लाख लोग संक्रमित मिले थे। देश में अब तक कुल
3.60 करोड़ लोग संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.46 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं। अब तक 4,84,655 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बुधवार तड़के एक बार फिर बर्फबारी हुई है, जिससे यहां की वादियों और माल रोड बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। माल रोड में करीब 2 इंच तक बर्फबारी हुई है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों पर भी अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहां मंगलवार को मौसम साफ रहने के बाद देर रात मौसम ने फिर से करवट ली है और गरज के साथ बारिश हुई है। हालांकि बुधवार सुबह देहरादून में चटक धूप दिखने को मिली है और ठंड से कुछ राहत भी मिली है। वहीं नई टिहरी बीती रात आधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है। बुधवार तड़के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात भी हुआ है, लेकिन बर्फ टिक नहीं पाई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने उसका नाम इयॉन मॉस्क करके प्रोफाइल फोटो पर मछली की तस्वीर लगा दी है। इसके साथ साथ कई सारे ट्वीट भी पिछले कुछ वक्त के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये हैकर्स वही हो सकते हैं जिन्होंने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैक किया था, क्योंकि इस पर भी ठीक वैसा ही कंटेंट देखा जा रहा है जो तब देखा गया था। इससे पहले ICWA, IMA आदि का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था। फिलहाल CERT यानी भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल इसको देख रही है और जल्द से जल्द अकाउंट को रिस्टोर करने की कोशिश है। राजस्थान में महिला अत्याचार और बालिकाओं के साथ क्रूरता की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला अलवर जिले का है, जहां एक बार फिर से हैवानियत का घिनौना चेहरा सामने आया है। अलवर में एक मूक बाधिर 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप से लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि घटना रेप की है और घटना के मुताबिक आरोपियों ने रेप के बाद नाबालिग को बेहोशी की हालत में फेंक दिया है और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित को अलवर से जयपुर के सवाई मानसिक अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में पीड़िता अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है और मिली जानकारी के अनुसार बीती रात 15 वर्षीय नाबालिग लड़की लहूलुहान स्थिति में तिजारा पुलिस के ऊपर मिली। पुलिस ने नाबालिग लड़की की पहचान कर ली है, जो अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना इलाके की रहने वाली है। अमेरिका के अलास्का में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहाँ के एलोथियन द्वीप समूह में मंगलवार को भूकंप के कई झटके महसूस किए गए हैं। इसमें सबसे भीषण भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कई भूकंप का केंद्र उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में समुद्र से नीचे था, जिसके झटके अलास्का के एक कम आबादी वाले क्षेत्र में महसूस किए गए हैं। हालांकि इससे किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। जानकारी के अनुसार लगातार इतने जोरदार भूकंप आना काफ़ी असामान्य है। सबसे भीषण भूकंप देर रात करीब 2:36 पर महसूस किया गया था, जिसकी तीव्रता 6.8 थी और इससे कुछ मिनट बाद भी भूकंप के बाद झटके महसूस किए गए हैं और निकोल सकी के दक्षिण पूर्व में लगभग 40 मील पर इसका केंद्र था। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां सोमवार को 14 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले कभी इतने मामले ना तो अमेरिका में दर्ज हुए हैं और ना ही दुनिया के किसी दूसरे देश में दर्ज हुए हैं। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट और डेल्टा वेरिएंट का खतरा कतई कम होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका में 14,81,375 नए मामले सामने आए हैं और जबकि 1,906 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 3 जनवरी को 11.7 लाख मामले सामने आए थे। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण 1,41,000 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जबकि इससे पहले बीते साल जनवरी में यह आंकड़ा रिकॉर्ड के 1,32,051 दर्ज किया गया था। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर पल न्यूज़। नमस्कार।
हर पल आपके साथ।